नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SRIP एड्यू फार्म में। आज की वीडियो में हम देखेंगे नीड फॉर पेटेंटिंग इन रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हैं तो आप बहुत हड़बड़ाते हैं अपने पब्लिकेशन के लिए, अपने रिसर्च को पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ हम जानेंगे कि हमको पहले पेटेंट की तरफ जाना है, उसके बाद हमको पब्लिश करना है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कब कोई भी हमारा जो वर्क है, रिसर्च वर्क, वो पेटेंट हो सकता है और कैसे हो सकता है। इसके बारे में हम ये शॉर्ट में आज देखेंगे। पेटेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं आप एक बार रिकॉल करिए। कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, इंटीग्रेटेड सर्किट, नेबरिंग राइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारे जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। इनको हम फिर से नहीं देखेंगे, आप हमारे पुराने 2 वीडियोज़ हैं उससे आप देख सकते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे पेटेंट के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पेटेंट होता क्या है। तो पेटेंट जो वर्ड आया वो एक्चुअली इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 से आया, और इसके हिसाब से पेटेंट तब कहलाएगा जब किसी भी इन्वेंशन को इस एक्ट के अंदर पेटेंट ग्रांट कर दिया गया। अब बात करेंगे कि पेटेंट ग्रांट कैसे होता है, या यहाँ पर आप ये डेफिनेशन प्रॉपरली पहले देख लीजिए। पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट फॉर एन इन्वेंशन that is new, involves inventing step and is capable of industrial application। यहाँ हमको कुछ 2-3 वर्ड्स हैं जो ध्यान रखने हैं। पहला तो ये एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ही देती है। किसको देती है? इन्वेंशन को देती है। कौन सी इन्वेंशन को देती है? जो इन्वेंशन न्यू होता है, कुछ उसमें इन्वेंशन होगा, इन्वेंटिव स्टेप होगा, और साथ ही साथ उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होना ज़रूरी है। तब वो हमारा जो इन्वेंशन है वो पेटेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका डिटेल हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब बात करेंगे कि व्हाट कैन बी पेटेंटेड। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो भी आपका इन्वेंशन है या वर्क है, न्यू होना चाहिए। न्यू मतलब न्यू यानी नोवेल्टी होना चाहिए उस वर्क में। नॉन ऑब्वियस वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉन ऑब्वियस का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक ए है, वो किसी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, बी भी इंक्रीज़ करता है, तो ऑब्वियसली ए और बी का अगर हम एडिटिव, अगर हम दोनों को एक साथ देंगे तो उसका एडिटिव इफेक्ट होगा। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, इसमें कुछ नया आप नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। फिर उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ हमको ध्यान रखनी है कि वो पहले से पब्लिश्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नया करने लगे हैं, तो आप उसके पोर्शन को एक पेटेंट अप्लाई करने के लिए पहले से अलग कर दें, और फिर पब्लिकेशन के लिए बाद में सोचें। और जो चीज़ आप पेटेंट के लिए आइडेंटिफाई किए हैं उसको आपको कहीं भी पब्लिश नहीं करना है, ना किसी सेमिनार में, ना कॉन्फ्रेंस में, ना किसी पब्लिकेशन में। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पेटेंट में, वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। मतलब कि उसका कमर्शियल एस्पेक्ट होना चाहिए, उससे हमको कुछ फाइनेंशियल गेन होना चाहिए। ऐसा आपका वर्क होना चाहिए जिसको कि हम इंडस्ट्री में दे सकें, मतलब कि उसको वाकई में हम इम्प्लीमेंट कर सकें, तब वो आपका पेटेंट होता है, नहीं तो वो नहीं होता है। अब क्या पेटेंट नहीं हो सकता है? पहला तो आइडिया, दूसरा लॉ ऑफ नेचर, और तीसरा साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये बेसिक है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि जो हमारे लिए हार्मफुल है मैनकाइंड के लिए, जो डेंजरस है, जो वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर चीज़ें हैं, वो सब भी पेटेंट नहीं हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरीज़ का हम पेटेंट ले सकते हैं। तो प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, दीज 4 कैटेगरीज कैन बी पेटेंटेड। एक चीज़ और हमको जानना है कि जो पेटेंट होता है या जो प्रोटेक्शन होता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, 20 ईयर्स के लिए ही होता है।
अब आप एक ये स्टेजेस देख लीजिए कि आपको पेटेंट जब ग्रांट कराना है तो पेटेंट को आपको फाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इनकी वेबसाइट होती है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से जो फॉर्म होता है उसको आप डाउनलोड करेंगे। इसके दो एप्लीकेशंस होती हैं, एक होता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, एक होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ, आपने काम को कुछ हाइपोथेसिस सोची है और आपको लगता है कि वो आगे जो है चल के वो वर्क जो है वो बिल्कुल नॉवल है और कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी है, तो आप एक पैराग्राफ जैसा बनाते हैं और उसको वहाँ पर पेटेंट ऑफिस में सबमिट करते हैं उनकी फ़ीस के साथ। तो वो आपका कहलाता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। ये जैसे हम लोग पेपर्स में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं उस तरीके का ही होता है। लेकिन अगर आप पूरा कंप्लीट लिखते हैं, उसको फाइल करते हैं, तो वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आता है। तो आप इसको, जो प्रोविजनल है, अगर आपने शुरू में सबमिट किया उसके बाद आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को फाइल करने के लिए। फिर जब आपने सबमिट कर दिया, फिर वो आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो पब्लिश होता है गैजेट में। तो जब पब्लिश हुआ, एक तो वो नॉर्मल प्रोसीजर से होता है, एक अगर हम ये चाहते हैं कि इमीडिएटली पब्लिश हो तो हम अर्ली पब्लिकेशन का भी फॉर्म फिल करके उसकी फ़ीस भर के अर्ली पब्लिकेशन भी करा सकते हैं। नॉर्मल अगर प्रोसीजर में जाता है तो अराउंड 18 मंथ्स लगते हैं उसको पब्लिश होने में। जब आपका पब्लिश हो गया, उसके बाद आप वहाँ डालेंगे रिक्वेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन। रिक्वेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन भी आपको 48 मंथ्स के अंदर ही डालना है। अगर आपने नहीं डाला तो फिर आपका वो पेटेंट जो है वो लैप्स हो जाता है। तो जब हमने रिक्वेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन डाल दिया, उसके बाद हमारे लिए एक नंबर आता है और उस नंबर के हिसाब से हमारा जो पेटेंट है वो एसेस किया जाता है एक कमेटी के द्वारा। और ये जो कमेटी है ये हमको एक फ़र्स्ट एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट देती है। तो यहाँ पर आपने देखा FER लिखा हुआ है। और इसके बाद ये जब एग्ज़ामिन करते हैं, जो फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट हमको देते हैं, जैसे आपने पेपर पब्लिश कराया होगा तो वहाँ से आपका कुछ रिव्यूअर्स कमेंट आता है, तो आप फिर उसका पॉइंट वाइज रिप्लाई करते हो। तो उसी तरीके से हम इसको रिप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए पब्लिकेशन के टाइम पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है तो वो भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो जितने ऑब्जेक्शंस हैं सब का आपको जवाब जो है वो 1 ईयर के अंदर वहाँ पर देना है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होगा तो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, नहीं होगा तो हो सकता है आपका सेकेंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आए। और अगर आपका वो ओके हो गया तो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है। पेटेंट ग्रांट होने के बाद ये होता है कि हम उसको कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी करा सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में अपोजिशन भी होता है, तो वहाँ पर कंट्रोलर का डिसीजन होता है, एक अपीलेंट बोर्ड होता है, वहाँ अपील होती है और बाद में उसका रेवोकेशन और अमेंडमेंट होता है। तो ये ओवरऑल हमने आपको बता दिया एक प्रोसीजर, कैसे एक पेटेंट जो है वो ग्रांट होता है। अब यहाँ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेटेंट है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन होता है। बैकग्राउंड मतलब जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर बैकग्राउंड होता है इन्वेंशन का। फिर समरी ऑफ द इन्वेंशन, समरी में पूरा प्रोसीजर हमको लिखना होता है डिटेल में, कैसे हमने इन्वेंशन को किया, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए, कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया, मॉडल्स यूज़ किए, इंस्ट्रूमेंट के पूरा डिटेल लिखना होता है। उसके बाद आते हैं फिगर्स विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसमें आपके फिगर्स आएंगे, फिगर्स में आपके ग्राफ्स भी फिगर्स के अंदर आते हैं। फिर आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशंस आते हैं। इसमें आपको पूरा जो काम है उसको डिटेल में देना होता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्लेम्स। क्लेम्स जो है वो पॉइंट वाइज लिखे जाते हैं और जो चीज़ आपने क्लेम में इंक्लूड की वही पॉइंट्स आपको पेटेंट मिलते हैं। तो क्लेम्स को बहुत ही केयरफुली हमको लिखना होता है। और क्लेम्स जो है इसमें अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो फिर वो आपके जो पेटेंट वाला एरिया है उससे छूट जाता है। तो इसलिए इसको केयरफुली हमको सोच समझ के लिखना होता है क्लेम्स को।
तो हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको पेटेंट अगर करना है तो उसमें बेसिकली क्या करना होता है, और साथ ही साथ जब हम रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले पेटेंटिंग के बारे में सोचना है, उसके बाद हमको उसको पब्लिश करने के लिए सोचना है। ये एक की पॉइंट था जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहती थी। तो होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आगे और वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल SRIP एडू फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।